साहेब एक छोटा लड़का था जो कचरा चुनने का काम करता था। उसे मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कचरे के ढेरों में सोना ढूंढते हुए देखती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम ये क्यों करते हो? साहेब नजरें नीचे झुकाकर धीरे से बोला, मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेत अब उसकी यादों में भी कहीं नहीं थे। उसकी मां बताती थी कि बड़े बड़े तूफानों ने उनके खेत और घर सब तबाह कर दिए थे, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ कर इस बड़े शहर में आ गए थे गोल्ड की तलाश में। मैंने उससे कहा, स्कूल जाया करो। मैंने उसे ये काफी कैजुअली कह दिया था, पर मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि मेरी ये एडवाइस कितनी खोखली और बेमतलब लग रही होगी। साहिब ने मुझे से कहा, मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो चला जाऊंगा। मैंने थोड़ा मजाक में उससे पूछा, अगर मैं स्कूल खोलूं तो आओगे? वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, हाँ जरूर आऊंगा। कुछ दिन बाद वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या आपका स्कूल रेडी है? मैंने कहा, बेटा स्कूल बनाने में वक्त लगता है। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने एक ऐसा वादा किया है जो मैं कभी निभाना नहीं चाहती थी, पर साहिब की इस अंधेरी दुनिया के हर कोने में मेरे जैसे झूठे वादे भरे पड़े थे। महीनों तक उसे जानने के बाद एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम साहिब ए आलम है। उसे अपने नाम का मतलब तक नहीं पता था। अगर उसे पता चलता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तो उसे यकीन ही नहीं होता। अपने नाम की रियलिटी से बेखबर वो अपने दोस्तों के साथ नंगे पांव सड़कों पे घूमता रहता था। लड़कों की एक ऐसी आर्मी जो सुबह की चिड़िया की तरह आती है और दोपहर होते ही गायब हो जाती है। अगले कुछ महीनों में मैं उन सब लड़कों को जानने लगी। एक दिन मैंने एक लड़के से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? उस लड़के ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मम्मी ने शेल्फ से उतार के ही नहीं दी। लेकिन तभी एक दूसरे लड़के ने, जिसने अपने दोनों पैरों में दो अलग अलग शूज पहने हुए थे जो मैच नहीं हो रहे थे, उसने कहा, अगर दे भी देती तो ये फेंक देता। जब मैंने उसके जूतों पर कमेंट किया तो उसने चुपचाप अपने पैर पीछे कर लिए। वहां पर एक तीसरा लड़का भी था जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी जूते पहने ही नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मुझे जूते चाहिए। पूरे देश में घूमते हुए मैंने कई बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है, शहरों में भी और गांव की सड़कों पर भी। लोग कहते हैं कि ये कोई पैसों की कमी नहीं, बल्कि नंगे पांव रहने का एक ट्रेडिशन है। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है अपनी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को छुपाने का। मुझे उडुपी के एक आदमी की कहानी याद आई। बचपन में वो एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था जहां उसके पिता पुजारी थे। वो मंदिर के पास रुककर हमेशा एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद जब मैं उसके शहर गई तो वो मंदिर एकदम सुनसान हो चुका था। मंदिर के पीछे जहां नया पुजारी रहता था, वहां लाल और सफेद प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी थी। एक छोटा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म और शूज सॉक्स पहने हुए हाँफते हुए आया और अपना बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। उस बच्चे को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की याद आई जिसने गॉडेस से प्रार्थना करते हुए कहा था, मुझसे ये जूते कभी मत छीनना। गॉडेस ने उसकी सुन ली थी। पुजारी के बेटे जैसे बच्चे अब जूते पहनने लगे हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के रैग पिकर्स यानी कि कचरा चुनने वाले आज भी नंगे पांव ही रहते हैं। इन नंगे पांव घूमने वाले बच्चों से दोस्ती मुझे सीमापुरी ले आई। यह जगह दिल्ली के बॉर्डर पे तो है, पर जैसा दिल्ली दिखता है उससे मीलों दूर लगती है। यहाँ वो लोग रहते थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए स्क्वाटर्स थे, यानी कि ये लोग यहाँ पर
गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। पहले सीमापुरी एक सुनसान जंगल जैसा था और आज भी वैसा ही है, बस अब खाली नहीं है। मिट्टी के घर, टिन और टारपोलिन की छतें, न सीवेज है, न ड्रेनेज, न पीने का पानी। यहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। बिना किसी आइडेंटिटी या परमिट के वो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। उनके पास बस राशन कार्ड्स हैं ताकि वोटर लिस्ट में नाम आ सके और उन्हें अनाज मिल सके। वहां के लोगों से जाकर जब मैंने उनसे बात की तो फटी हुई साड़ियां पहने हुई औरतों का एक ग्रुप मुझसे बोला, सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है खाना। जब मैंने उनसे पूछा कि वो अपने देश के हरे भरे खेत और नदियां छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं, तो उनका जवाब था, अगर दिन के आखिरी में हम अपने परिवार का पेट भर सकें और बिना भूखे पेट सो सकें तो हम यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जहाँ भी खाना मिलता था वही उनका डेरा बन जाता था। बच्चे वहीं बड़े होते थे और सर्वाइवल में अपने माँ बाप के पार्टनर्स बन जाते थे। और सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मतलब था, रैग पिकिंग। वक्त के साथ कचरा चुनना यहाँ के लोगों के लिए एक फाइन आर्ट बन गया था। उनके लिए ये गार्बेज नहीं बल्कि सोना था। ये उनकी रोजी रोटी थी, उनकी छत थी, चाहे वो छत टपकती ही क्यों ना हो। पर बच्चों के लिए ये उससे भी कहीं ज्यादा था। साहेब ने एक दिन मुझसे कहा था, मुझे कभी कभी 1 रुपया या 10 का नोट भी मिल जाता है। ये कहते हुए साहिब की आंखें चमक उठी थी। जब आपको कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप उम्मीद नहीं छोड़ते। बच्चों के लिए गार्बेज हैरानी से भरा था, पर बड़ों के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल का जरिया था। एक सर्दी की सुबह मैंने साहेब को एक क्लब के गेट के पास खड़े देखा। वो 2 लड़कों को वाइट कपड़ों में टेनिस खेलते हुए देख रहा था। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे धीरे से कहा, मुझे ये गेम पसंद है। जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे जो उसकी पुरानी शर्ट और शॉर्ट्स पे अजीब लग रहे थे। उसने मुझे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये शूज किसी ने मुझे दिए थे। वो किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए जूते थे, शायद इसलिए क्योंकि उनमें एक छेद था। पर साहिब के लिए, जिसने हमेशा नंगे पांव ही सफर किया था, छेद वाले जूते भी एक सपना सच होने जैसा था। पर अफसोस, वो गेम जिसे वो इतनी शिद्दत से देख रहा था उसकी हैसियत से बहुत दूर था। आज सुबह साहिब मिल्क बूथ जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। जब मैंने उसे देखा तो उसने दूर से ही इशारा करते हुए कहा, अब मैं रोड के उस पार चाय की टपरी पे काम करता हूं। मुझे 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? मैंने देखा कि उसके चेहरे पे से वो बेफिक्री गायब हो चुकी थी। वो स्टील का डब्बा उस प्लास्टिक के बैग से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था जो वो अपने कंधे पर इतनी हल्की तरह उठाता था। वो बैग उसका अपना था। ये कैनिस्टर उस चाय वाले का था। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा था। लेकिन उन्हीं रैग पिकर्स में से एक लड़का था मुकेश। मुकेश ने ठान ली थी कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। उसने मुझसे कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है, तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कार चलाना सीख लूंगा। उसका यह सपना फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में किसी मिराज की तरह लग रहा था। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा है। ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ कई जनरेशन्स ने भट्टियों के पास कांच जोड़ने में अपनी जिंदगी बिता दी है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। इनमें से किसी को नहीं पता था कि मुकेश जैसे बच्चों का
उन ग्लास फर्नेसेस में काम करना इलीगल है। वो मट्टी धूल भरी अंधेरी कोठरियां जहां ना हवा है ना रोशनी, और टेम्परेचर इतना ज्यादा कि चमड़ी जल जाए। अगर लॉ एनफोर्स किया जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को उन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है जहां वो अपना दिन निकालते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती थी जब वो मुझे अपने घर ले जाने की बात करता था। वो गर्व से कहता था, मेरा घर फिर से बन रहा है। एक दिन मैं उसके साथ उसके घर जा रही थी। हम उन बदबूदार गलियों से गुजरे जो कचरे से भरी थी, जहां घर नहीं बल्कि टूटे फूटे होवल्स यानी कि झोपड़ी थी, गिरती हुई दीवारें, हिलते हुए दरवाजे और खिड़की ही नहीं। वहां इंसान और जानवर एक साथ किसी पुराने जमाने की तरह रह रहे थे। हम एक आधे बने घर में घुसे। एक कोने में घास फूस की छत थी और चूल्हे पर पालक की सब्जी बन रही थी। एक दुबली पतली औरत पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। धुएं से भरी आंखों के बावजूद उसने स्माइल किया। वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, इस घर की बहू। उम्र में छोटी होने के बावजूद वो घर के 3 मर्दों, अपने पति मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी संभाल रही थी। जैसे ही ससुर अंदर आए, उसने तुरंत दीवार के पीछे होकर अपना घूंघट नीचे कर लिया। कस्टम यही कहता था, बहुओं को बड़े बुजुर्गों के सामने पर्दा करना चाहिए। उसका ससुर एक गरीब बैंगल मेकर था। साल भर की मेहनत के बाद भी ना वो घर ठीक कर पाया, ना अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाया। वो सिर्फ एक ही चीज सिखा पाया, चूड़ियां बनाने का हुनर। ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी। मुकेश की दादी ने कहा, जिसने अपने पति को कांच की धूल से अंधा होते हुए देखा था। क्या कोई खुदा की लकीरों को मिटा सकता है? उनका जन्म ही चूड़ी बनाने वालों की जात में हुआ था। उन्होंने जिंदगी भर चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। घर में, आंगन में, हर गली में चूड़ियों के ढेर थे। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, रेनबो के 7 रंगों जैसी चूड़ियां। अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दिए की लौ के पास बच्चे अपने माँ बाप के साथ कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियां बनाते थे। उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा अंधेरे की आदी हो चुकी थी, इसलिए जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। एक पिंक ड्रेस पहने लड़की, जिसका नाम सविता था, वो एक बूढ़ी औरत के साथ बैठकर कांच जोड़ रही थी। उसके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है? ये एक हिंदुस्तानी औरत के सुहाग की निशानी है। उसे ये बात तब समझ आएगी जब एक दिन उसका सर लाल चुनरी से ढका जाएगा, हाथों में मेहंदी होगी और कलाइयों में लाल चूड़ियां। तब वो एक दुल्हन बनेगी। उसके साथ बैठी बूढ़ी औरत भी कभी दुल्हन बनी थी। उसके हाथों में आज भी चूड़ियां थी, पर आंखों में रोशनी नहीं। उस बूढ़ी औरत ने दुख भरी आवाज में मुझसे कहा, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। यानी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक वक्त का पेट भर खाना नहीं खाया था। यही मिला उसे इस काम से। उसके पति ने कहा, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता है, बस परिवार के लिए एक घर बना लिया है। उसे सुनकर लगता था कि शायद उसने वो हासिल कर लिया है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उसके पास सर पर छत तो है। फिरोजाबाद में वक्त जैसे थम गया है। हर घर में वही रोना है। पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, बस चूड़ियां बनाने का काम है। यहां सालों की माइंड नबिंग मेहनत ने लोगों के सपने देखने की काबिलियत ही खत्म कर दी है। मैंने जब उनसे पूछा था कि तुम लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, तो उनका जवाब था कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, पीटेगी और जेल में डाल देगी। उनका कोई लीडर नहीं था
जो उन्हें नया रास्ता दिखाए। सब थक चुके थे। यहाँ दो अलग दुनियाएं थी। पहली वो दुनिया जहाँ परिवार रहते थे जो गरीबी और जात पात के बोझ तले दबे थे, और दूसरी दुनिया जहाँ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का वो विशियस सर्कल था जो बचपन में ही बच्चों पर ऐसा बोझ डाल देते थे जिसे वो कभी उतार नहीं पाते थे। इस सब के बीच मुकेश में मुझे डेयरिंग दिखी थी। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने फिर रिपीट किया था। वो गैरेज जाएगा और सीखेगा, चाहे गैरेज उसके घर से कितना ही दूर क्यों ना हो। उसने जिद करते हुए कहा था, मैं पैदल जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? वो एकदम चुप हो गया। उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। उसके इस नहीं में थोड़ी शर्मिंदगी थी, पर अभी पछतावा नहीं था। वो उन कार्स के सपने देखकर ही खुश था जो उसके शहर की सड़कों पर दौड़ती थी। फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन वैसे भी बहुत कम उड़ते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।